अब वो सारी पैसे की गेम नहीं है। एक बंदा आता है, वो आके कहता है जी मैंने मैट्रिक किया है, मैंने 8 पढ़ी नहीं और मेरे पास 10 करोड़ है, तो मैं चला जाऊँ ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आप शायद ना ही जा सकें क्योंकि क्राइटेरिया पूरा। अब जो इंग्लिश कॉमन लॉ, ये इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, इनकी खूबसूरती ये है कि ये लॉ प्रिवेल करता है, लॉ फॉलो करते हैं ये, ठीक है। अब इनमें जो वीज़ाज़ देने हैं या वीज़ा प्रोसेसिंग होनी है, वो ये नहीं होनी कि एक बंदा है वो बैठा हुआ है, उसको अच्छा लगा बंदा या पैसे आपने ज़्यादा दिए तो वो हो गया। वो ये देखेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया, हम उस क्राइटेरिया के तहत अगर बंदा पूरा आता है जा सकता है। इट्स मोर लाइक इट्स प्रोसेस। You cannot buy PR, you cannot buy residency, you have to earn it। अब अर्न किन असूलों के तहत इन्होंने डिफाइन किया है। अब डिफाइन क्या किया है, ये कहते हैं जी जनरल स्किल माइग्रेशन है। अब स्किल माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि देखें आपके पास ये स्किल है, हमें इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड पर्सन चाहिए जो हमें लोकली अवेलेबल नहीं है। इकॉनमी ग्रो करनी है। मिसाल के तौर पे आज की डेट में हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर कहता है कि देखिए हमने इन्होंने इस गवर्नमेंट ने ये वादा किया, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के अंदर हमने 1.2 मिलियन घर जो है वो डिलीवर करने हैं, ये गवर्नमेंट ने इन्होंने कहा था। अब वो इनको लाने के लिए जो पुरानी रिपोर्ट है वो क्या कहती थी कि आपने अगर इतने डिलीवर करने हैं घर, तो आपको करंट वर्क फोर्स के अंदर 90,000 लोग चाहिए, तो फिर आप कर पाएंगे। दूसरा, आप 60,000 पर क्वार्टर घर डिलीवर करेंगे, इस रन रेट से जाएंगे तो 1.2 मिलियन का टारगेट पूरा हो। इसको कैसे ये देखते हैं कि देखें हमने ये करना तो है, लोग कहाँ से लाएं, अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो बाहर से लेके आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हल्का सा एक जनरल टर्म के अंदर के लोगों को। फिर ये क्या करेंगे, स्टार्ट हंटिंग। अब स्टार्ट हंटिंग का मतलब ये है कि वो हर मुल्क से देखेंगे या हर मुल्क से जो एप्लीकेंट आ रहे हैं वो देखेंगे अच्छा ये अलाइन कर रहा है, इसको ले आए। अब वो अलाइन करने के लिए या उन असूलों को भी इन्होंने बनाया हुआ है। पहला स्टेप स्किल माइग्रेशन करते हैं। अब एक बंदा कहता है, लेट्स से वो कहता है जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ और ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं पढ़ा। अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा ठीक है ज़बरदस्त, आप सिविल इंजीनियर है, आप एक काम करें, ये हमारी असेसिंग बॉडी है जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने अपना काम कम कर लिया ना, असेसिंग बॉडी को अपना काम दे दिया। अब असेसिंग बॉडी के अंदर वो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जिनको एग्जैक्टली पता है कि सिविल इंजीनियर होता क्या। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे एप्लीकेंट जाके उनको वो सबमिट करेगा डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक्स, वो देखेगा अच्छा हाँ यार ये जो सिविल इंजीनियरिंग की इसके पास डिग्री है ना, ये एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिविल इंजीनियर ही है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ मुल्क जो है वो 3 साल की इंजीनियरिंग करवाते हैं, तो उसको ये सिविल इंजीनियर पूरा नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ये तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट और होता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने वो पीसा पेपर दे दिया, असेसिंग बॉडी ने असेस कर दी कि भाई ये सिविल इंजीनियर है। अब दूसरा स्टेप आ गया, वो कहते हैं अच्छा आप एक काम करें, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरीज हैं और एक फेडरल में भी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि स्किल सेलेक्ट कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी अपनी कोई फीस नहीं होती। उसमें जाके एक बंदे ने जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एक्सप्रेशन सबमिट कर दिया, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है और वहाँ पे ये इंडिकेटिव पॉइंट्स देता है। ये कहता है जी मेरी ये उम्र है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरी अंग्रेजी है, ये मैंने ऐसा किया, तो ये इंडिकेटिव पॉइंट्स हैं। अब वहाँ से जब ये राउंड रन करते हैं तो उसको इन्विटेशन भेजते हैं। इन्विटेशन का मतलब ये है नो यू कैन अप्लाई वीज़ा। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर क्या कहेगा कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो इंडिकेटिव पॉइंट्स दिए थे, अब उसको एस्टैब्लिश करें डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में। अब एविडेंस में आप क्या दे रहे हैं, स्किल असेसमेंट करवाई, वो एक्सेप्टेबल। अच्छा, बाकी आपने जो काम किया होगा, आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है सारी, उसके मुताबिक वो हो गया। अब केस ऑफिसर उसको देख के कहेगा हाँ यार ज़बरदस्त है, ये तो आइडियल कैंडिडेट है, वो वीज़ा दे देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो। अब क्या हुआ, एक बंदा ये सारे प्रोसेस के तहत उस इंडस्ट्री में चला गया जो इनको चाहिए थे। हालांकि अगर ये आप परमानेंट रेजिडेंट जाते हैं तो एज अ सिविल इंजीनियर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है एज अ सिविल इंजीनियर जाके आप जॉब करें, लेकिन चूँकि इसने पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग है तो इंसान जो आम तौर पर बैचलर्स करता है उसकी सेकेंड नेचर होती है, तो वो जाके वही काम ढूंढेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। सर तो मतलब इंग्लिश में कितनी प्रोफिशिएंसी चाहिए? अच्छा, इन्होंने डिफाइन की है, हर चीज़ की डेफिनेशन है ऑलमोस्ट। तो ये कहते हैं कि आप अगर कॉम्पिटेंट इंग्लिश है उसको हम 6 ईच इन आइट्स और इक्वलेंसी इन पीटी करते हैं, उसके 0 पॉइंट्स होते हैं, वो चाहिए ही चाहिए। दूसरा प्रोफिशिएंट इंग्लिश होती है जिसमें 7 ईच और इक्वलेंट इन पीटी हो, उसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। और सुपीरियर इंग्लिश होती है 8 ईच ओवरऑल नहीं, और इक्वल टू इक्वलेंसी इन पीटी
तो जितने ज़्यादा आप करते जाएंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा है, उसके 6 ईच हैं, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस कम है इसका कंपेयर टू 8 ईच वाले के, कि उसको अंग्रेजी सही आती है, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टनर है और ही मतलब उसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, वेरी परफेक्ट, एंड आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, इन स्पोकन और एवरीथिंग, व्हाट वुड हैपन? और मैंने अप्लाई भी पार्टनर वीज़ा के लिए किया। ठीक है, नहीं इसको हम पार्टनर वीज़ा नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि एप्लीकेशन है, ही इज़ प्राइमरी एप्लीकेंट एंड यू आर सेकेंडरी एप्लीकेंट। प्राइमरी, ये जितने असूल हैं प्राइमरी के ऊपर लगते हैं, सेकेंडरी के 2 ही हैं। एक, उसकी स्किल असेसमेंट हुई हो और वो 5 पॉइंट दे सकता है, डिपेंड करता है किस ऑक्यूपेशन में। दूसरा, उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश हो तो 5 पॉइंट मिल जाते हैं। वो प्रोफिशिएंट, लेट्स से वो 6 ईच करता है, 5 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है। लेकिन अगर 7 भी करे, 8 भी करे होंगे 5 पॉइंट ही, तो आपके 6 ही चाहिए।